देखो अपन ग्लूकोज की बात करेंगे अब। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H12O6। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सोज। इसको हेक्सोज बोल रहे हैं। पर अब जब इसकी संरचना देखते तो इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? एल्डो प्लस हेक्सोज। तो इसको बोला जाता है एल्डो हेक्सोज। और ये क्या है? मोनोसेकेराइड। अब इसकी संरचना देखनी है अपन को। इसका फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। अब जो मैं यहां पर 1 2 3 4 जो बातें लिख रहा हूं, इनको प्रूफ करना अभिक्रिया के द्वारा। अब देखो यहां पे CHO, अपन ने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन दी थी बेटा। क्या डेफिनेशन दी थी? कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह को क्या बोलते हैं? जो OH होता है ना, उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे OH समूह, तो इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, HOH HOH। अब आप लोगों को मैंने शायद 1-2 क्लासों में ये बताया था 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल कौन कौन से होते हैं। कि ऐसा एल्कोहल जैसे जिस कार्बन पर OH समूह जुड़े होते हैं वो कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, उसके आधार पर अपन बताते थे कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री है। जैसे यहां पर अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को क्या क्या दिख रहे हैं? 5 तो OH समूह दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एल्कोहल है। अब ये जो एल्कोहल है ये 2 प्रकार के हैं। इसमें कुछ 1 डिग्री और कुछ 2 डिग्री है। 2 डिग्री कौन कौन से है? ऐसे कार्बन परमाणु जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है और वो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उनको 2 डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी बात करूं मैं, यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसकी मैं बात करूं तो ये भी 1 और 2, ऐसे करके इसमें 4 कार्बन जो 1 2 3 4, इसके अंदर 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये जो है नीचे CH2OH, इसको बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। तो 5 एल्कोहल है, 5 में से 2 तो क्या है, सॉरी 1 तो क्या है 1 डिग्री और 4 क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें एक कार्बोनिल समूह है। देखो कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोनिल समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तो ये अपना कौन सा है यहाँ पे? एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तो यहां पर कौन सा कार्बोनिल समूह है? एल्डिहाइड। अपन अभी एक अभिक्रिया करेंगे और उस अभिक्रिया में इस बात की पुष्टि करेंगे कि इसमें एक कार्बोनिल समूह होता है, तो उसके लिए एक अलग अभिक्रिया देनी पड़ेगी। फिर अपन बोलेंगे कि जो कार्बोनिल समूह है उसमें एल्डिहाइड समूह है, उसके लिए अलग रिएक्शन देनी पड़ेगी। फिर अपन यहाँ पर बताएंगे, या अपन को तो पता है संरचना आप लोगों ने देखी कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है, परंतु वो बोलेगा ऐसे पता नहीं हमको तो अभिक्रिया करके बताओ, पुष्टि करो कि इसमें 5 OH समूह होते हैं। तो 5 OH समूह तो अपन क्या करेंगे, एक अभिक्रिया देंगे और अभिक्रिया देके बताएंगे इसमें 5 OH समूह होते हैं। फिर 5 में से भी अपन बोलेंगे इसमें 4 तो जो होते हैं 2 डिग्री होते हैं और एक 1 डिग्री होता है, तो उसकी भी रिएक्शन देंगे। अपन बोल रहे हैं कि कार्बन एक 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। फिर नहीं मानेगा, वो बोलेगा अभिक्रिया करके बताओ। तो अपन इनको सबको प्रूव कर करके बताएंगे कि कार्बन परमाणु होता है, उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, एल्कोहल समूह होता है, उसके अलावा एल्डिहाइड होता है, 1 डिग्री एल्कोहल भी होता है। तो इन सब के लिए अपन को जो नोट्स है इनमें अलग अलग रिएक्शंस दे रखी है। देखो इधर ये जो नोट्स है इनमें लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड हो गया। इसका रासायनिक सूत्र अपन को पता है C6H12O6। स्वाद में मीठा होता है, मीठी से रख रहा है ये पके हुए फलों और पके हुए अंगूरों में अधिक मात्रा में पाई जाता है। जैसे जो फ्रूट्स है जिनको जब खाते हैं अपन तो मीठे लगते हैं ना, किसकी वजह से? अंगूर वगैरह है या पके हुए फल जितने भी जो मीठे लगते हैं वो ग्लूकोज की वजह से लगते हैं कि उनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में ये रक्त और मूत्र में विशेष, जो आप लोगों ने सुना होगा कि शुगर हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं शुगर हो गया शुगर हो गया। शुगर का मतलब कि उनका जो मूत्र है उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, या बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई। जिन लोगों की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो अपन बोलते हैं शुगर हो गया। बोल रहा है यीस्ट से ग्लूकोज का किण्वन सरलता से होता है। जो यीस्ट एक कवक होता है उसका जो अगर ग्लूकोज में डाल दे तो उसका किण्वन फर्मेंटेशन आसानी से हो जाता है। किण्वन जानते हो ना, किसी भी चीज को जब सड़ाते हैं तो उसको फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से जाना जाता है।
अब इतनी बातों के अलावा अपन को जो मेन बातें करनी है वह देखना है निर्माण की विधि। सबसे पहले तो कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो अपन ने देखा था ग्लूकोज जो होता है किससे बन रहा था, एक तो सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे थे अपन, उसमें क्या क्या मिल रहा था, एक तो ग्लूकोज मिलता था और एक फ्रुक्टोज, और मिल रहा था ग्लूकोज। माल्टोज का अगर जल अपघटन कर देते थे अपन तो 2 ग्लूकोज इकाइयां मिलती थी अपन को यही हो रहा था। माल्टोज और सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स जो होते हैं उनका जब जल अपघटन किया जाता है जस्ट लाइक फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा था। तो इसमें पहला है सुक्रोज से। सुक्रोज कौन होता है, चीनी तुम्हारी C12H22O11। इसका जब जल अपघटन किया जाता है मतलब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है। और 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्लूकोज, सूत्र तो दोनों का सेम ही है, और एक कौन है, एक तो ग्लूकोज मिलता है अपन को और एक फ्रक्टोज मिल जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहां पर ये बताया गया कि इसका अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन किया जाता है सुक्रोज का तो हमको ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका दे रखा है स्टार्च से। स्टार्च क्या है, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्च पॉलीसेकेराइड से। अपन ने देखा था ना स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह, ये सब के सब क्या थे, पॉलीसेकेराइड्स। और जब पॉलीसेकेराइड्स के लिए बोला जाता है कि इनका जब जल अपघटन करवाया जाता है तो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो रही है। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड ही तुम्हारा। तो इसमें स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो स्टार्च का जब जल अपघटन कर दिया जाता है, स्टार्च का एक फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, C6H10O5 का होल N प्लस NH2O। जल के अणु जब इसमें बहुत सारे मिला दिए जाते हैं और इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर होता है 393 केल्विन और 2 atm प्रेशर पर। तो यहां पर बहुत सारे मोनोमर इकाइयां प्राप्त होती है किसकी, ग्लूकोज की, NC6H12O6। इसमें दिख रहा है बेटा वीडियो में नीचे वाला दिख रहा है। तो यहां पर ये स्टार्च से और सुक्रोज से। तो ग्लूकोज के निर्माण की 2 विधियां देखी अपन ने, एक तो सुक्रोज से बन रहा है और एक स्टार्च से बन रहा है। दोनों में जल अपघटन कर रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, और स्टार्च का भी जब जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज की बहुत सारी मोनोमर इकाइयां हमको प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर अपन को बताया कि जो स्टार्च होता है ये क्या होता है, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स। तो ऐसे कहा जाता है कि जब पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन किया जाता है तो उसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी विधि है अपने लिए। स्टार्च से क्या मिल रहा है अपन को, ग्लूकोज। अब इसमें आगे जो दे रखा है ग्लूकोज के रासायनिक गुणों की अगर बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सामने दी हूं, मैंने बना रखी है पहले ही। इसकी देखो एक बार, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो इधर केमिकल स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने दी हुई है। तो सबसे पहले अपन को एक रिएक्शन से ये प्रदर्शित करना है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो कैसे पता चलेगा, तो फिर केमिकल रिएक्शन करके पुष्टि करेंगे कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं इसकी स्ट्रक्चर्स को, जिससे मैं इस बोर्ड पे रिएक्शन भी आसानी से लिख पाऊंगा। आप लोग देख रहे हो ये इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, 2 3 4 5 6। पहले रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो मैं आपको रासायनिक गुण में क्या समझा रहा हूं कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। तो पहली रिएक्शन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है, पुष्टि करो। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज का अपचयन, ग्लूकोज का जब रिडक्शन कर दिया जाता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा ना, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर इसका जब रेड फास्फोरस और एचआई की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण करवा देते हैं, सॉरी अपचयन करवा देते हैं, तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। नॉर्मल हेक्सेन जानते हो, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला मिलती है। इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इसकी जब रिएक्शन की जाती है रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो यहां पर 7I2 और 6H2 बाहर निकल के 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला मिल जाती है।
आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन परमाणु है। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीधी चेन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। तो इससे साबित हो गया कि कार्बन परमाणुओं के अंदर एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। अब दूसरी रिएक्शन इसमें दे रखी है हाइड्रोक्सिल एमीन से भी क्रिया करके। अब अगर तुमसे पूछा जाए, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक कार्बोनिल समूह होता है, और कार्बोनिल समूह कौन सा, एल्डिहाइड है। तो अपन को पहले तो ये बताना है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती तो ऑक्जिम का निर्माण होता है। किसका, ऑक्जिम। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिल जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है। ये जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऑक्जिम बनता है, कार्बोनिल की अभिक्रिया है। तो यहां पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इस ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल समूह होता है। फिर अपने ये पुष्टि करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड है, उसके लिए एक अलग रिएक्शन देनी पड़ती है अपन को। तो यहां पर देखो एक रिएक्शन दे रखी है H। अब यहां पर रिएक्शन किससे होने वाली, इस कार्बोनिल समूह से होनी बेटा, CHOH। उनको एक साथ लिख दिया मैंने, और इसको लिख दिया मैंने CH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन H2NH2OH। देखो ये क्या है, एमीन है, और ये OH समूह को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये बोला जाता है ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है। देखो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और ये जुड़ जाएंगे आपस में, गर्म किया जाता है तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड NOH। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होना, सॉरी ऑक्जिम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। अब ऑक्जिम दो प्रकार के होते हैं, अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है एल्डोक्जिम बन जाता है, और कीटोन के साथ अभिक्रिया करते तो कीटोक्जिम बन जाता है। तो यहां पर किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड के साथ करता है तो एल्डोक्जिम बोलते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करने पर ग्लूकोज ऑक्जिम का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। रिएक्शन क्या पूछी जाएगी, या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नीचे लिखा हुआ पर्सन, ग्लूकोज की वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति ज्ञात होती है। तो अपन को क्या बताना है, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके स्पष्ट कर देंगे इसमें ऑक्जिम का निर्माण होता है। इसका मतलब अपन ये समझा पाएंगे कि इसके अंदर एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। दो रिएक्शन होगी। अब इसमें कौन सा कार्बोनिल समूह होता है, अपन कहते हैं एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड के लिए देखो एक रिएक्शन और दे रखी है अलग से, देखो अब इसमें दूसरा क्या दे रखा है, अगली रिएक्शन दे रखी होगी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। अब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ग्लूकोज का, तो इससे किस बात की पुष्टि होती है, देखो ये बोला जाता है कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होगा इसका ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। और ये जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये बोला जाता है कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है तो ये ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ये ब्रोमीन जल है, यहां पर देखो ये COOH, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्या हो रहा है, ओनली ये समूह चेंज हो रहा है। और इसको क्या बोला जा रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोला जा रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो अपन यहां से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका जब ऑक्सीकरण हो जाता है और ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें जो कार्बोनिल समूह था वो कौन है, एल्डिहाइड। अब तक अपन ने 3 रिएक्शन पढ़ ली। पहली रिएक्शन में किस बात की पुष्टि करी कि कार्बन परमाणु में या ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। दूसरी रिएक्शन क्या पढ़ी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके बताई मैंने कि इसमें ऑक्जिम बनता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें कार्बोनिल समूह होता है। इन 6-7 रिएक्शन है, सबको एक साथ और पढ़ेंगे लास्ट में।
तीसरा अपन ने देखा ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर अपन को क्या मिल रहा है? अरे बोलो यार, क्या मिलता है? नाम क्या है इसका? ग्लूकोनिक अम्ल है ना, तो ये ग्लूकोनिक अम्ल है। अब इसमें अगली रिएक्शन की पुष्टि करवा रहा है ये HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। अब HNO3 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो उसके अंदर एक अम्ल और बन जाता है। अब यहां पर जो ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसका अपचयन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। जो प्रबल होता है तो उसमें जितने भी समूह होते हैं सबका ऑक्सीकरण कर देता है, और जो दुर्बल होता है तो जो जल्दी जिसका होता है उसका कर देता है। अब इसमें जब HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो उसको जो जो समूह दिखते हैं जिसको लपेट सकता है उसको लपेट लेता है। तो लपेटे में सबसे पहले कौन आएगा? एल्डिहाइड। इसका तो आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये तो COH में कन्वर्ट होना ही होना है। उसके अलावा जो ये तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल है ना नीचे वाला, ये भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इससे इस बात की पुष्टि होगी कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है उसके अंदर एक 1 डिग्री एल्कोहल भी उपस्थित होता है। तो यहां पर यह बोला जाता है ग्लूकोज को जब प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में रिएक्ट करवाया जाता है या रिएक्शन करवाई जाती है तो इसका ऑक्सीकरण होकर एक एसिड बनता है सैकेरिक अम्ल। उसका नाम क्या है? सैकेरिक अम्ल। और सैकेरिक अम्ल जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है? HNO3 और ब्रोमीन जल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है H2, ऊपर नीचे दोनों जगह ये क्या लग जाता है? CHOH का होल 4, और ऊपर भी जो है तुम्हारा एल्डिहाइड ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों जगह। इससे पहले यहां पर लगा था तो उसको तो बोला जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, और जब ऊपर नीचे लग जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं? सैकेरिक अम्ल। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि यहां पर, अभी इसमें पुष्टि नहीं करवाई पर इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें 1 डिग्री एल्कोहल होता है। अब अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ एल्कोहल के साथ। तो इसमें कितने एल्कोहलिक समूह है? टोटल 5 एल्कोहलिक समूह है, 1 2 3 4 5। तो सबके साथ रिएक्शन करवा देगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड के जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बन जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे इस बात की पुष्टि होगी कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो पेंटा एसीटेट। अब ये बताओ एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता है कि नहीं पता? नहीं पता होगा आप लोगों को। ये ग्लूकोज था अपना। अब यहां पर रिएक्शन जो पूछी जाती है वो कैसे पूछी जाती है? रिएक्शन ऐसे पूछी जाती है, किसी एक चीज का पूछेगा। अभी अपन पुराने क्वेश्चंस में आप लोगों को आज या कल में तैयार करके देने वाला हूं इस चैप्टर के कल संडे, तो कल मैं 2-3 चैप्टरों के लपेट दूंगा। 2-3 चैप्टरों के क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2 चैप्टर मैंने डाल दिए ग्रुप में भी तुम्हारे, एक तो इसके डाल दिए और एक कौन सा चैप्टर था अपना, वैद्युत रसायन, उसके डाल दिए। इसका आज बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। अब इसमें देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? ये होता है CH3COO COCH3। इसमें क्या बॉन्ड ब्रेक होता है इधर से, और ऑक्सीजन के साथ, मान लो ये कोई भी ऑक्सीजन है, इसके साथ रिएक्शन करता है, और यहां से जब रिएक्शन करता है ये तो CH3COO यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, ये वाला, तो CH3COH बन जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। इधर देखो ये लास्ट में जो है COCH3, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें भी एल्कोहल जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर तो एल्कोहल 2 प्रकार की अभिक्रिया देगा, वो बाद में पढ़ेंगे। एक बार तो बंद यहां से टूटता है, एक बार बंद यहां से टूटता है। तो अपने यहां पर ये बताने वाले हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर इससे ये स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 H समूह उपस्थित होते हैं, पेंटा एसीटेट बनता है। तो अपन बोल सकते हैं कि वहां से इस बात की पुष्टि कर देते हैं। तुमको पूछा जाएगा कि भाई ग्लूकोज में आप कैसे स्पष्ट करोगे कि इसमें 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएं अपन, तो इससे क्या मिलता है? 5 CH3COOH। जहां जहां तुम्हारा क्या है OH समूह, या तो इसमें पूरी इसकी रिएक्शन 1 2 3 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे COCH3, इधर क्या लगा हुआ था? H लगा हुआ है। तो यहां पर
एक साथ लिख दिया उसमें, तो उसको लिखना चाहो तो लिख लो अलग अलग, जिससे चीजें समझ में आ जाए तुम्हारे। ये लो, इसको बोला जाता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये किस बात की पुष्टि करता है? इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं या 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, इस बात की ये पुष्टि करता है। इसमें एक दो रिएक्शन साइड और आनी चाहिए वैसे। देखो तुम्हारी जो बुक है उसमें दे रखा था, इसका अणुसूत्र ये होता है। पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ ली, हाइड्रोक्सिल HCl के साथ रिएक्शन नहीं करवाई इन्होंने, साइनोहाइड्रिन। दोनों रिएक्शन दोनों से बात की पुष्टि करती है, इसके अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ब्रोमीन वाटर के साथ अभी क्रिया करवा ली, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो लास्ट में पढ़ा था। एक रिएक्शन और दे रही है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल। किताब देखो, छठी रिएक्शन देखो एक बार। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों से एक रिएक्शन होती है। ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र पता है कि नहीं पता? नारायण, ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? अभी पढ़ा है ना अपन ने। सिर्फ पहला जो है इस पे COH लग जाएगा और कोई अंतर नहीं है। दोनों का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है, ये तो है तुम्हारा ग्लूकोज, ये तो कौन है? ग्लूकोज। और यहां पे CH2OH, ये कौन है? फर्स्ट कार्बन पे COH समूह लग रहा है ना, इसको क्या बोला गया? ग्लूकोनिक अम्ल। और जब दोनों का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो दोनों का ऑक्सीकरण करवाने पर ऑक्सीकरण, इसका भी अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो इससे एक अम्ल प्राप्त होता है COOH, CHOH का होल फॉर COH। तो ये कौन सा अम्ल है? सैकेरिक अम्ल। इससे ये बात पता चली कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है। क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने का मतलब यह है कि ग्लूकोज के अंदर एक 1 डिग्री एल्कोहल उपस्थित होता है। और कोई रिएक्शन रहेगी क्या इसमें? ये थे। अब इनको एक बार आप लोग घर पे जाके आराम से खाली पेज लेना, खाली पेज लेके बीच में ग्लूकोज लिखना और खुद ही क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि इसको स्पष्ट करो कि इसके अंदर 6 कार्बन परमाणु होते हैं, लंबी सीधी श्रृंखला होती है, तो ये बीच में ग्लूकोज आ गया C6H12O6। तो इसमें 6 रिएक्शन देखनी है आपको। पहली तो अब आपको ये बताना किससे क्या बनता है। मैं तो ये लिख रहा हूँ, एक चार्ट बना रहा, तुम बना लो इसको। नॉर्मल एक्शन हो गया। एक रिएक्शन ये पढ़ी थी अपन जिसमें ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना था, ये किस बात की पुष्टि करता है आप लोग बताओगे मुझे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया इसमें। ये भी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और क्या बना था? ऑक्जिम बन रहा था। ऑक्जिम किस बात की पुष्टि करता है ये आप लोग मुझे बताओगे। इसमें एक क्या बन रहा था? सैकेरिक अम्ल। ब्रोमीन जल के साथ अभी क्रिया करवा रहे थे अपन, सैकेरिक अम्ल। एक क्या बन रहा था? ग्लूकोनिक अम्ल। एक दो तीन चार पांच, एक और था साइनोहाइड्रिन का ही था इसके साथ। ये दोनों के दोनों किस बात की पुष्टि करते थे? साइनोहाइड्रिन बन रहा था यहाँ पर। ये दोनों के दोनों किस बात की पुष्टि करते हैं बेटा? कि ग्लूकोज समूह जो होता है उसमें क्या होते हैं? कार्बोनिल समूह की पुष्टि कर रहे हैं दोनों के दोनों। ये ध्यान रखना। सैकेरिक अम्ल का मतलब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते थे अपन सैकेरिक अम्ल के साथ, तो इससे क्या पता चल रहा था? 2 रिएक्शन देखी थी, एक तो पेंटाएसीटेट वाली, ग्लूकोनिक अम्ल बनाया था। ग्लूकोनिक अम्ल से क्या पता चल रहा था? इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है। और सैकेरिक अम्ल में क्या था? HNO3 की उपस्थिति में ये वाला ही था वो लास्ट में सैकेरिक अम्ल बनाया था ना अपन ने, दोनों को ऑक्सीकरण करने पर। इसके अंदर एक 1 डिग्री एल्कोहल समूह उपस्थित
होता है। नॉर्मल एक्शन का मतलब क्या था, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया करने पर नॉर्मल एक्शन दे रहा था। तो ये सब चीजें याद होगी तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि रीजन क्या है, यहां से देखो क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। 25 मिनट का हो गया।